का इशू अभी सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। एलआईसी का इशू जो इस समय फुली सब्सक्राइब्ड हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में एलआईसी को दमदार रिस्पांस मिला है। तो एलआईसी के इशू में जिन्होंने सब्सक्राइब करा उन्हें लिस्टिंग पे क्या उम्मीद करनी चाहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है क्या उन्हें सब्सक्राइब करना चाहिए? क्या एलआईसी शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग के बाद उछाल देगा, मीडियम टर्म में आउट परफॉर्मेंस देगा, और लंबी अवधि के लिए क्या एलआईसी एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है? एक काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं हेमांग जानी, जिनसे हम राय लेंगे कि एलआईसी इशू को क्या करना चाहिए, आदित्य शाह और अभिषेक भाउश मलिक। स्वागत है आप तीनों का 18 स्वदेश पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमांग जानी, सबसे पहले एक बड़ा बुनियादी सवाल, मार्केट कंडीशंस इस समय ख़राब हैं और मार्केट कंडीशंस और भी ख़राब हो सकती हैं, तो जिन लोगों ने एलआईसी में सब्सक्राइब नहीं करा है क्या उन्हें अवॉइड करना चाहिए? और अगर मार्केट ख़राब है तो हो सकता है लिस्टिंग के बाद उन्हें और नीचे एलआईसी मिल जाए। गुड आफ्टरनून निकुंज। मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी मार्केट का सेंटिमेंट है उसमें मार्केट ऐसी कंपनीज को प्रेफर करेगा जिनके नंबर्स काफी सॉलिड है, जिनका कस्टमर फ्रेंचाइज अच्छा है, जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और जो अच्छे दाम पे मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो पिछले 12-15 महीनों में बीच में एक ऐसा फेज आया था जबकि हमने फिनटेक कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, ये सब के लिए एक बहुत बड़ा क्रेज देखा था। काफी बड़े वैल्यूएशंस पे आईपीओ लॉन्च किए गए थे। उनका कुछ कुछ कंपनीज का लिस्टिंग में गेन्स भी काफी अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद में लगभग 40-50 और इन सम केसेस इवन 70% का हम ड्रॉप देख चुके हैं। तो क्लियरली जो सेंटिमेंट है वो अभी ऐसा है कि लोगों को लो पी, रीजनेबली प्राइस और अच्छी बिजनेस मॉडल वाली कंपनी चाहिए जिसमें कि एलआईसी काफी फिट होता है। इंक्रीमेंटली मैं समझता हूं कि जो डिस्काउंट दिया जा रहा है रिटेल कैटेगरी के लिए और पॉलिसी होल्डर्स के लिए 45 रुपीज एंड 60 रुपीज, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है। और डेफिनेटली लिस्टिंग में मुझे लगता है कि लगभग 10 to 15% का एक अपसाइड का केस बन सकता है, बारिंग एक्सेप्शनली एडवर्स सर्कमस्टेंसेस एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। और मैं समझता हूं कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, किस तरह की बिजनेस मॉडल ये कंपनी पेश करती है, किस तरह से फाइट बैक करती है प्राइवेट कंपनीज को, इस पे निर्भर करेगा। अभिषेक, आपको क्या लगता है एलआईसी का इशू शॉर्ट टर्म में आपको लिस्टिंग के बाद उछाल देगा, मीडियम टर्म में आउट परफॉर्मेंस दे सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या ये इशू वेल्थ क्रिएट करेगा? ये शॉर्ट टर्म तो बताना बहुत मुश्किल है। जिस दिन खुलेगा उसके ऊपर उस दिन उस हफ्ता कैसा चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा, तो वो बताना बहुत मुश्किल है सेंटीमेंट कैसा रहेगा। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा होना चाहिए, सिंपली बिकॉज कंपनी स्ट्रांग है। अगर हम पहले भी मतलब पिछले इनका रिकॉर्ड देखें तो काफी स्ट्रांग इनका फ्रेंचाइज है। इनका जो एजेंट स्ट्रेंथ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज अनपैरेलल्ड। मतलब 91% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में ये इनका एजेंट्स फैले हुए हैं, जो कि इज 10% मोर देन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज। फिर तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। चैलेंजेस है, आई मीन बिजनेस में चैलेंजेस है। फ्लोट काफी कम रहेगा तो शॉर्ट टर्म में ऑल्सो इट कैन डू वेल, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफलोड कर रहा है टू द पब्लिक। सो एक डिमांड सप्लाई मिसमैच होने का चांसेस तो है ही। मैं एलआईसी का मार्केट शेयर देख रहा था, 65% के आसपास मार्केट शेयर है। इनका प्रॉफिट्स मैं देख रहा था, प्रॉफिट $1 बिलियन भी नहीं है, 2000 करोड़ के ऊपर है। मैं एचडीएफसी लिमिटेड और एसबीआई लाइफ का मार्केट शेयर देख रहा था, उनका प्रॉफिट्स देख रहा था। तो हालांकि उनका मार्केट शेयर बहुत कम है, मगर उनका जो प्रॉफिट इन रिलेटिव बेसिस टू एलआईसीज मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम जब बोलते हैं एलआईसी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, तो वो जी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज ज़रूर है बिकॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज अ insurance provider and fulfilling its social sector obligations, but can it be a shareholder friendly company? गुड आफ्टरनून निकुंज। अब तो जैसे कि आपने सही से बोला, एलआईसी के जो मार्जिन्स हैं
वो सबसे खराब है पूरे सेक्टर के अंदर। LIC 9% मार्जिन के आसपास काम करता है, जबकि प्राइवेट इंश्योरर जो है वो 25 से 30% के आसपास काम करते हैं। LIC के कुछ मेट्रिक्स हैं वो वीकर है सारे प्राइवेट इंश्योरर्स के मुकाबले, जैसे कि परसिस्टेंसी रेशियो बोलो या उनकी न्यू बिजनेस मार्जिन में, न्यू बिजनेस प्रीमियम में ग्रोथ भी बोलो तो वो वीकर है। बट इसके चलते गवर्नमेंट ने जो है वो वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल कम कर दिया है। वैल्यूएशन अब वन टाइम एम्बेडेड वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है वीकनेस LIC के बिजनेस के अंदर। बट मैनेजमेंट ने अब प्रॉमिस किया है कि वो अगले 2 से 3 साल के अंदर एक चेंज की तरफ एम्बार्क करेंगे और प्रोटेक्शन बिजनेस है वो अपने बिजनेस का जो 1% है अभी उसको पहले 10% के आसपास ले जाएंगे और फिर और भी ऊपर ले जाएंगे। तो ये अगर चेंज हुआ बिजनेस के अंदर, जो कि मैनेजमेंट प्रॉमिस कर रही है कि प्रोटेक्शन बिजनेस जो कि सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है इंश्योरेंस, पूरे इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, तो यहाँ से ये जो वैल्यूएशन है वन टाइम एम्बेडेड वैल्यू, वो हो सकता है कि वो आगे जाके 2 से 3 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू की तरफ बढ़ेगा और एक वैल्यूएशन रीरेटिंग की वजह से सोर्स ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो मैं सबको यही कहता हूं कि आप LIC पे बेट कर रहे हैं तो आप इंडिया पे बेट कर रहे हैं और मैनेजमेंट पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। मैनेजमेंट अगर टर्न अराउंड देगा तो ये इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है अगले 2 से 3 साल के अंदर। तो शॉर्ट टर्म के अंदर बताना बहुत मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे वैल्यूएशन की वजह से प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं कंपनी के लिए। हम अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या प्राइस दे रहे हैं। और हम ये बात कई बार कर चुके हैं जिस दिन LIC की प्राइसिंग आई थी कि एम्बेडेड वैल्यू हम देखते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। हर सेक्टर का अलग मूल्यांकन होता है। बैंकों में प्राइस टू बुक होती है, कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर हम ऑर्डर बुक पे देखते हैं, सीमेंट कंपनी में हम देखते हैं EV पर टन। उसी प्रकार से हम एम्बेडेड वैल्यू देखते हैं इंश्योरेंस कंपनियों में, और वहाँ पर LIC जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स से काफ़ी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। हिमांग, हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि LIC इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू प्राइवेट प्लेयर्स, पर मैं ये भी बोल सकता हूँ हिमांग, टू बी एन डेविल्स एडवोकेट, एकदम उल्टी अगर एकदम दूसरी वन एकदम थोड़ी क्रिटिकल ओपिनियन देनी हो कि भाई द रीज़न वाई LIC को ये वैल्यूएशन मिला है बिकॉज दिट इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट कंपनी। सिंस इट इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट कंपनी हिमांग, तो डिस्काउंट वाजिब है। टू सम एक्सटेंट मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ निकुंज। उसके 2 कारण थे। एक तो ये था कि गवर्नमेंट ने पहले भी LIC के IPO को लॉन्च करने की कोशिश की थी। वो टाइम पे शायद वैल्यूएशन बहुत ज्यादा उनके माइंड में था, और उसके बाद जो वैल्यूएशन है वो लगभग आधी कर दी गई है। तो ये एक रीजन है। दूसरा ये है कि जो LIC का बिजनेस मॉडल है, जैसे कि पार पॉलिसी पे फोकस है, एजेंट बेस्ड पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके चलते हुए थोड़ा सा मार्जिन्स आर ऑन अ लोअर साइड। तो उसका मतलब ये नहीं है कि LIC के अंदर जो ओवरऑल इनकम का ग्रोथ या उसका जो ओवरऑल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में जो हम देखते हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा खराब है। तो जिस तरह का पेनिट्रेशन, क्लाइंट बेस और ब्रांड है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये वैल्यूएशन काफी वाजिब है और उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ पैसे छोड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में भी और इवेंचुअली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी गवर्नमेंट ने बहुत सोचे समझे तरीके से इसको प्राइस किया है, विच इज अ गुड साइन। चलिए इस पर और राय सुनते हैं। नीरज दीवान, उदय कोटक, सब बड़े बड़े मार्केट के दिग्गज और बड़े बड़े बैंकरों का LIC के बारे में क्या व्यू है। एवरेज इंडियन का LIC पे कॉन्फिडेंस है वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए मेरी उम्मीद है कि LIC IPO में रिटेल इन्वेस्टर along with the institutions who have committed is a good sign of the strength of LIC as a brand. Valuations fair हैं, they are, I mean, जो पहले जो 13 लाख करोड़ की बात हो रही थी वो तो काफी स्ट्रेच्ड एंड काफी एक्सपेंसिव लग रहा था, बट at 6 this is fair. I don't expect a very big listing pop, because there's not a lot left on the table right now, but and also that the markets are very choppy.
लेकिन अगर LIC अपने स्ट्रैटेजी रिवाइज स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूट कर पाया एंड एक्चुअली नॉन पार प्रोडक्ट्स और मिक्स में बढ़ा दिया और मार्जिन बढ़ा पाया with retaining market share, then this can be a very good investment if they are. सेफ बेट हो सकती है, पर एक बहुत अच्छी रिटर्न की उम्मीद इससे मैं नहीं कर सकता। हाँ, एक लिस्टिंग गेन अगर मार्केट कंडीशन अच्छी रहे तो लिस्टिंग गेन स्पेशली पॉलिसी होल्डर जिसको ऑलरेडी 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है या रिटेल को ऑलरेडी 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, उनको लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म में गेन्स मिल सकते हैं अगर मार्केट कंडीशन ठीक रही तो। बट इसमें एक चीज और देखने को रहेगी कि बिकॉज खाली 3.5% ही अभी ऑफलोड कर रहे हैं, तो ये आगे चलते हुए और भी ऑफलोड होगा। तो हमने पहले भी देखा है जहां गवर्नमेंट के जो इश्यूज आते हैं उसमें जिसमें आगे फॉलो अप पब्लिक इश्यूज का भी रहता है कि आने ही आने हैं आगे, तो वहां पे एक बहुत बड़ी डिमांड नहीं आती बिकॉज लोगों को पता होता है कि एक FPO आने वाला है जहाँ पे एक बड़ा चंक और उनको मिल सकता है। तो इस तरह से वो एकदम मुझे लगता है कि जब तक ये तलवार लटकी रहेगी कि एक और फॉलो अप इशू आ रहा है, तब तक बहुत अच्छी रिटर्न की मैं उम्मीद नहीं कर सकता इसमें। बट एक आपको 5 to 10% काइंड ऑफ रिटर्न ऑन लिस्टिंग एंड मे बी 10% काइंड ऑफ रिटर्न ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म cannot be ruled out. हिमांग, नीरज बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि भी LIC का इशू जो है शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हैं डिमांड सप्लाई मिसमैच है, जो अभिषेक पॉइंट बोल रहे थे। सरकार कम हिस्सेदारी बेच रही है तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसका एडवांटेज मिले, मगर लॉन्ग टर्म में सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी तो कांस्टेंट सप्लाई आती रहेगी। हमने कोल इंडिया में देखा है, NTPC में देखा है, सरकारी बैंकों में देखा है, कुछ और जो रिसेंट लिस्टिंग्स हैं इनके अंदर सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, वो सरकार पेपर बेचती रहती है अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स के लिए, तो एक कांस्टेंट सप्लाई है। क्या LIC के लिए सबसे बड़ा बगबैर हो सकता है? डेफिनेटली एक ओवरहैंग रहेगा निकुंज, क्योंकि सिर्फ 3.5% का ही अभी डाइल्यूशन किया है और आगे चल के उनका बहुत क्लियर कट एक प्लान है कि आगे जाके धीरे धीरे इसको कम करते रहना है। एक अच्छी बात ये गवर्नमेंट की ये है कि अनलाइक प्रीवियस रिजीम बहुत ज्यादा अग्रेसिव और इन्वेस्टर्स को नुकसानदेह तरीके से वो लोग नहीं करते हैं। तो अगर परफॉर्मेंसेस LIC की अच्छी आती है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ, मार्केट शेयर, प्रोडक्ट एटसेट्रा, और ये पूरा अच्छे से अगर डाइल्यूट हो जाता है और इन्वेस्टर्स आर हैप्पी, देन आई एम श्योर कि जो सब्सिक्वेंट जो आएगा डाइल्यूशन उसमें भी एक अच्छा एपेटाइट रह सकता है। तो अनलेस गवर्नमेंट कम्स आउट विथ वेरी अग्रेसिव डाइल्यूशन प्रोग्राम, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा उसके कारण नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है। अभिषेक, क्या आपको लगता है क्योंकि LIC और प्राइवेट कंपनीज में इतना गैप ज़्यादा है कि प्राइवेट इंश्योरेंस फर्म्स अब थोड़ा और अंडर परफॉर्म करें? भैया आपको अगर सस्ती चीज़ मिल रही है जो कि बड़ा मार्केट शेयर का ब्रांड है तो हो सकता है इसकी सीधी मार HDFC लाइफ को पड़े, SBI लाइफ को पड़े। तो हम थोड़ा मतलब 1 मिनट के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के से बैंकिंग देखते हैं, सिमिलर चीज हमको दिखेगी कि SBI पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसका हम वैल्यूएशन देख सकते हैं या प्राइस टू बुक देख सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप 2-3 टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे मोर और लेस SBI के सेम रेंज पे ट्रेड होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स आज 25-30 साल से आ रहे हैं, 25 साल हो गए हैं जो HDFC वगैरह आ रहे हैं, एंड ऐसा नहीं है कि SBI का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा गिरा है ऑब्वियसली, थोड़ा तो स्पेस चाहिए। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ऐसा नहीं है कि LIC इज गोइंग टू रैंकली अंडर परफॉर्म इन द बिजनेस। स्टॉक प्राइस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट बिजनेस वाइज ऐसा नहीं है कि LIC बहुत खराब करने वाला या उसका मार्केट शेयर बहुत ही इजीली कोई आके ले सकता है, क्योंकि हम देख चुके हैं HDFC लाइफ है, जो भी बाकी कंपनीज भी हैं वो भी काफी सालों से ऑपरेट कर रही है और उनके साथ कंपीट करके LIC इज डूइंग वेल। प्रॉब्लम LIC का मेरे हिसाब से 2-3 जगह पे है। एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट इज द फ्री फ्लोट इशू। दूसरा जो चैलेंज LIC का है, जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर का परसेप्शन में ये हमेशा एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन
ऑन देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का प्रॉब्लम रहता है कि दिस बिकम्स एक व्हीकल जहां पे गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक्स को आप अनलोड कर लो, जहां जो कोई नहीं बिक रहा है उसको आप डाल दो यहाँ पे। तो वो जो प्रॉब्लम है यू नो एज एन इन्वेस्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, वो एक ओवरहैंग रह सकता है फॉर द बिजनेस। तीसरा जो आप हम लोग पहले बात कर रहे थे ऑफ यू नो उनका मार्जिन्स खराब है एटसेट्रा, लॉन्गर टर्म में अगर आप देखें तो इनका पूरा का पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर is based on of their customer acquisition is based on agents, which is high cost. अभी धीरे धीरे they are going to get more into online, जो कि lower cost of acquisition है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो एक दिन में चेंज तो होने वाला है नहीं। बट आप अगर एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका समय अवधि भी लंबी होनी चाहिए। तो आप सोचो कि यू वांट टू बी इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उस हिसाब से बिजनेस वाइज दिस लुक्स अ प्रीटी डिसेंट बिजनेस, आपको रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है। डाउनसाइड्स जो है मैंने वो भी आपको हाईलाइट किया है कि दीज आर द मेन डाउनसाइड्स। आदित्य, सेम सवाल आप ही से करता हूँ कि भाई LIC एक ब्रांड है, एक रिकॉल है, मगर जस्ट बिकॉज अ कंपनी हैज़ अ रिकॉल उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत फिनोमिनल रिटर्न बनाए। तो अगर LIC में इस समय हम निवेश करते हैं तो क्या वह इंडेक्स को अगले 5 साल में बीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? एक सिंपल सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। फैंटास्टिक कंपनी है, बट जैसे आपने कहा कि सिर्फ फैंटास्टिक कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क गवर्नमेंट ने आपके लिए कट कर दिया है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा चीज आपको देखनी होती है कि डाउनसाइड रिस्क आप कट कर दीजिए। अब LIC यहाँ से एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है, जैसे कि HDFC लाइफ बना था 2017 से 2020 के बीच में, प्रोवाइडेड बिजनेस टर्न अराउंड होगा एंड प्रोवाइडेड गवर्नमेंट उसको अकेला छोड़ के बिजनेस करने देगी। मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है मिस करने के लिए। अगर यहाँ पे न्यू बिजनेस मार्जिन जो है वो 9% से 15% भी हो गए और परसिस्टेंसी रेशियो जो है वो सब 60% है, वो अगर 65-66% की तरफ मूव कर गए और मार्केट को सेंस हो गई कि टर्न अराउंड आ रहा है, तो वो इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन जाएगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि HDFC लाइफ ऑलरेडी फेयर वैल्यूएशन से ज्यादा ही ट्रेड कर रहा है, 3.5-4 टाइम्स के एम्बेडेड वैल्यू पे। तो वहां पे स्कोप ही नहीं है री रेटिंग होने का। यहाँ पे लोअर वैल्यूएशन से एक स्कोप बन जाता है कि री रेटिंग हो जाए। आगे के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे निर्भर करेंगे कि मैनेजमेंट ने जो प्रॉमिस किया है वो उस पर डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वो थोड़ा बताना आज की डेट में मुश्किल है, पर मेरे हिसाब से गिवन द स्केल ऑफ LIC 40 से 45 लाख करोड़ का जो AUM वो मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैनेजमेंट को इनिशिएटिव उठाना है कि वो चेंज होना चाहते हैं, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसीलिए मेरी सलाह यही रहेगी, थोड़ा सा एलोकेशन कीजिए, वेट कीजिए मिनिमम 8 क्वार्टर्स, मैनेजमेंट टर्न अराउंड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो संकेत दे रही है कि टर्न अराउंड होगा, तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन जाएगा एंड वैल्यूएशन री रेटिंग की वजह से सारे और इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर देगा। हिमांग, आखिरी सवाल आपसे, अगले 5 साल में LIC का निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा एज अ स्टॉक? निकुंज, ये क्वेश्चन मेरे लिए है। जी हाँ हिमांग। निकुंज, वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि इंश्योरेंस एक थोड़ा सा अलग पूरा सेक्टर है जहाँ पे कि काफी अलग अलग वेरिएबल्स और डायनेमिक्स एट प्ले होते हैं। तो निफ्टी को बीट करेगा कि नहीं, वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। और दूसरी ये भी बात है कि निफ्टी की अर्निंग्स और निफ्टी कितना आउट परफॉर्म करेगा वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। But insurance being a sector which is slightly defensive in terms of the volatility and the earnings surprises या जो बड़े swings होते हैं, वो relatively insurance sector में कम होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का potential है आज middle income की families और जिस तरह का penetration level है, उसमें scope बहुत बड़ा है। तो अगर कंपनी consistently मान लीजिए कि 14, 15, 16% से भी ग्रो करती है अपना जो प्रीमियम इनकम है उसको,
और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे एक अच्छा रिटर्न देती है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इट कैन बी अ कंपनी विच कैन गिव यू अ 14-16% काइंड ऑफ अ कंपाउंड इन रिटर्न्स, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू कि भाई किस तरह का एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखता है, बिकॉज जब आप लिस्टेड हो जाते हो तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी देना पड़ता है टू जस्टिफाई द वैल्यूएशंस एंड टू गेट द फेथ ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑन टू द कंपनी। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको देखने के बाद ही अपने को एक अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। चलिए मांग अभिषेक आदित्य, आप हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़े हैं, एलआईसी पे आपने हमारे व्यूअर्स को अपनी राय दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।